नमस्कार। अभी तक हमने आपको अनुच्छेद 113 तक पढ़ा दिया है। आइए अब हम उसके आगे चलते हैं। अभी हम वहीं हैं, एक तरीके से संसद में ही हैं। तो विभिन्न विधेयकों के बारे में भी हम आपको बता रहे थे। अब हम आते हैं 113 के बाद अनुच्छेद 114 पर, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है अनुच्छेद 114 का। और अनुच्छेद 114 का जो विषय है वो है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। ये है अनुच्छेद 114 में। दरअसल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अनुच्छेद 113 के अधीन लोकसभा में अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जाती हैं, और लोकसभा अगर उन अनुदान की मांगों को स्वीकार कर लेती है, पास कर देती है, तो एक तरीके से ये हो जाता है कि आप धन को व्यय करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनुदान की मांग स्वीकार करने के बाद भी अभी एक स्टेप और बचता है, और वो स्टेप क्या है वही बताया गया है विनियोग विधेयक में। फर्ज करिए कि रक्षा मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित अनुदान की मांगों को लोकसभा में पेश किया, और संसद ने अनुदान की मांगें स्वीकृत कर दी। तब फिर क्या होगा कि जो स्वीकृत धनराशि है अनुदान की मांग के रूप में स्वीकृत कर दी गई है, उस धनराशि को कहाँ से लाया जाएगा, निकाला कहाँ से जाएगा? रक्षा मंत्री की जेब में तो पैसे पड़े नहीं हैं कि बजट पास हो गया, अनुदान की मांग स्वीकृत कर दी गई और पैसा खर्च करना शुरू हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि सारा पैसा जो देश का होता है वो 3 निधियों में रहता है: संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा में। तो होता क्या है कि जो इस प्रकार के अनुदान की जो मांगें होती हैं वो सब संचित निधि से संबंधित होती हैं। तो अनुदान की मांग पास करने के बाद फिर क्या होता है कि वास्तव में आपको ये भी पता है कि संचित निधि से जो व्यय होता है वो आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही, काफ़ी पहले, कि संचित निधि पर व्यय होते हैं, कुछ भारित होते हैं, चार्ज होते हैं, और कुछ होते हैं चार्ज के अलावा यानी अन्य व्यय। तो जो बजट में जो व्यय की मदें होती हैं वो या तो संचित निधि पर भारित मदें होती हैं या इसके अलावा अन्य मदों में होने वाला व्यय होता है। तो अब जो भी अनुदान की मांग पास की जाएंगी या तो ये इससे संबंधित होंगी या इससे संबंधित होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि जब अनुदान की मांगें पास कर दी गई तो अनुदान दिए गए रुपए को, दी गई धनराशि को भारत की संचित निधि से निकालने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है, और ये विधेयक भी पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। तो इस विधेयक को ही विनियोग विधेयक कहते हैं। इस विधेयक के पास होने के बाद ही वास्तव में वो धनराशि व्यय करने का अधिकार संबंधित मंत्रालय या विभाग को मिलता है। जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तब तक अनुदान में दी गई 1 रुपये की धनराशि भी खर्च आप नहीं कर सकते। यानी विनियोग विधेयक ही वह चाबी है जिससे आप संचित निधि से रुपए निकालेंगे और फिर संबंधित क्षेत्र में आप खर्च करेंगे। ये ताला लगा होता है, समझ लो, विनियोग विधेयक नाम का ताला लगा होता है संचित निधि पर, और जब ये ताला खुल जाता है यानी विधेयक पास हो जाता है तभी आप संचित निधि से वो पैसा निकाल करके संबंधित क्षेत्र में जिस उद्देश्य के लिए आपको संसद ने दिया उसमें आप खर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया विनियोग विधेयक। अब आते हैं हम अनुच्छेद 115 पर, और अनुच्छेद 115 का जो संबंध है वो है
अनुच्छेद 115 में जो है वो है अनुपूरक अनुदान, अनुपूरक अनुदान या अधिक अनुदान, अनुदान या अतिरिक्त अनुदान भी इसको कहते हैं। अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ग्रांट, इसको कहते हैं एक्सेस या एडिशनल ग्रांट। ये जो है अधिक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान जिसको बोलते हैं। अनुपूरक अनुदान या अधिक अनुदान से क्या आशय है? देखिए, हम बजट पेश करते हैं और हमें लगता है कि ये एक सेवा है या ये हम काम करेंगे का, जैसे यह उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमें राफेल विमान खरीदने हैं और इस पर जो है 120 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ठीक है, 120 करोड़ रुपया राफेल विमानों के लिए दे दिया गया, तो ठीक है भाई। लेकिन पता चले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले ही ये तय हो गया है कि विभिन्न कारणों से ये जो 120 करोड़ रुपया है ये पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। ये जो रुपया है ये पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त रुपया है। तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही इस सेवा पर जो धनराशि अपर्याप्त या कम पड़ रही है उतना और संसद के द्वारा दे देना जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स कहलाता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सेवा विशेष पर बजट के माध्यम से जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान में दी गई धनराशि कम पड़ जाती है, तो संसद जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के माध्यम से वो कम पड़ी धनराशि भी आपको देती है ताकि आप अपना काम चला लें। तो ये हो गए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। कभी कभी क्या होता है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ये पता चलता है कि किसी सेवा पर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है, मान लो कोई सेवा थी और उस सेवा पर उस वर्ष के लिए जो प्राधिकृत धनराशि थी उससे अधिक व्यय हो जाता है, उससे अधिक व्यय हो जाता है। ठीक है, मान लो सेवा के लिए प्राधिकृत धनराशि 100 रुपये थी लेकिन व्यय हो गया 120 रुपये। ठीक, तो क्या होता है कि संसद जो है फिर अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट या अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से वो 20 रुपये आपको देती है। और सामान्यतः ये काम कई बार ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री जो दी जाती है वो दी जाती है वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व और ये दिया जाता है उसके बाद, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद। तो ये हो गया अनुपूरक अनुदान और अधिक अनुदान। अब जो है एक है अनुच्छेद 116, बहुत महत्वपूर्ण, लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान। इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, और इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट्स। ये तीन जो है अनुच्छेद 116 में वर्णित हैं। आते हैं पहले हम लेखानुदान क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जिसको हम अंतरिम बजट भी कह देते हैं कभी कभी। एक चीज़ हम आपको और बता दें, चाहे वो विनियोग विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चाहे विनियोग विधेयक हो, चाहे ये सप्लीमेंट्री ग्रांट हो, चाहे अधिक अनुदान हो, या ये सारे अनुदान, इनके पास होने की प्रक्रिया भी वही होती है जो कि
अनुदान की मांग को पास करने की प्रक्रिया होती है कि पहले लोकसभा में प्रस्तुत की जाएंगी, फिर वो राज्यसभा में जाती हैं। जिस तरीके से उनके पास होने की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी पास की जाती हैं। तो होता क्या कि आप जानते हैं कि बजट हमारे यहाँ सामान्यतः फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है और बजट को पास होने में समय लग जाता है। वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब वित्तीय वर्ष तो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बजट पास नहीं हो पाता है क्योंकि बजट पास होने में टाइम लगता है। तो 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो रहा है, खर्चा कैसे चले 1 अप्रैल से? तो सामान्यतः क्या होता है कि चूँकि आप जानते हैं कि वित्तीय जो बजट पास होता है अनुच्छेद 113 में उसकी प्रक्रिया दी गई है और फिर 114 में प्रक्रिया दी गई है, विनियोग विधेयक पास होता है। तो 113 114 की जो प्रक्रिया हैं इनके पूरी होने में समय लगता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद बजट आप इसे समझ सकते हैं कि बजट प्रस्तुत होता है, फिर अनुच्छेद 113 114 की प्रक्रिया चलती है और जब 114 की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी आप धनराशि व्यय कर पाते हैं। तो जो टाइम लगता है, तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में सरकार का खर्च चलाने के लिए संसद जो है जब तक 113 114 की प्रक्रिया पूरी हो तब तक के लिए एक लंपसम अमाउंट जो है वो दे देती है खर्च करने के लिए। जो सामान्यतः चूँकि सामान्यतः जो है वो 2 महीने लगते हैं, अप्रैल और मई में होता है कि बजट पास नहीं हो पाता था, तो सामान्यतः जो है चूँकि 2 महीने खर्च चलाने के लिए संसद जो है एक अमाउंट, निश्चित अमाउंट सरकार को दे देती है, खर्च करने के लिए इजाज़त दे देती है। तो वो सामान्यतः पूरे बजट का 1/6 भाग होता है और इसी को बोलते हैं लेखानुदान। क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कह सकते हैं सरल शब्दों में कि जो है वो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि संसद द्वारा बजट पास किया जाता है और बजट पास करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 113 114 में दी गई है। जब तक 113 114 की प्रक्रिया पूरी हो उस समय के लिए जो है सरकार का खर्च चलाने के लिए संसद द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लेखानुदान कहते हैं। कभी लेखानुदान कहते हैं और ये जो है सामान्यतः पूरे बजट का 1/6 होता है। कभी कभी इसको जो है अंतरिम बजट भी कह देते हैं, लेकिन अंतरिम बजट बहुत सही शब्द नहीं है। प्रत्यानुदान, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई संकट आ गया, कोई आपदा आ गई जिसकी कल्पना हम बजट में नहीं कर पाते हैं और उस संकट या आपदा की वजह से हमें किसी मद में अचानक जो है वो एक अप्रत्याशित मांग उत्पन्न हो जाती है। भाई बजट में हम उन्हीं सेवाओं पर खर्च करने का प्रावधान करते हैं जिनके बारे में पता होता है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। अचानक सुनामी आ जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए, कोरोना आ गया अचानक, तो कई ऐसी अचानक कोई जो है वो संकट उत्पन्न हो जाए, कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए और ऐसे में कोई अप्रत्याशित जो है वो मांग आपके सामने आ जाए, सरकार के सामने आ जाए, संसद के सामने आ जाए, तो इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए जो है वो जो ग्रांट संसद के द्वारा दी जाती है इसे हम कहते हैं प्रत्यानुदान, यानी वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। और अपवादानुदान क्या होता है? एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है? वो भी लगभग इसी तरीके का है कि मतलब किसी विशेष कोई मतलब विशेष प्रयोजन है। यहाँ थोड़ा आप देखते हैं कि कोई एक तरीके से संकट काल आ जाए, अप्रत्याशित मांग हो जाए। यहाँ क्या है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो अनुदान दिया जाता है, जो सामान्यतः उस वित्तीय वर्ष में जो खर्चा होता है उस सामान्य खर्च का भाग नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे हम जो हमारा जो सामान्य वित्तीय वर्ष है, जो वित्तीय वर्ष है उसके जो हमने सामान्य खर्चे निर्धारित किए हुए हैं, उसके अलावा अगर किसी विशेष सेवा पर अगर कोई खर्चा सामने आ जाता है तो उसे हम जो है वो एक्सेप्शनल ग्रांट के माध्यम से संसद हमें देती है और हम उस खर्च को पूरा कर लेते हैं। और ये सारे ग्रांट्स को पास करने की ये प्रक्रिया वही होती है जो हमने आपको बताया कि जो अनुदान की मांग को पास करने की प्रक्रिया है। अब आते हैं अनुच्छेद 117, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक।
फाइनेंशियल बिल, वित्तीय विधेयक है। याद रखिए, ऐसा विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110, अब आपको पढ़ा चुके हैं हम, अनुच्छेद 110 में क्या था? धन विधेयक था। तो अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय से जो संबंधित विधेयक जो है वो वित्तीय विधेयक कहलाता है। हमने आपको बताया था कि धन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक बताया था हमने। तो और उसमें हमने बताया था कि धन विधेयक के संबंध में बताया था कि कौन कौन विधेयक धन विधेयक होते हैं। तो उसमें था, हमने बताया था, पॉइंट बताए थे, अगर ये प्रावधान हो, ये प्रावधान हो, ये प्रावधान हो, बताया था ABCD, इनको हिंदी में वही का खा गा घा, ये बताया था हमने कि इनसे संबंधित कोई प्रावधान है तो फिर वो विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। तो अब मान लो इसमें एक ये था कि एक वो विधेयक धन विधेयक माना जाएगा जिसको हम, अगर भारत की संचित निधि की अभिरक्षा संबंधित कोई विधेयक, उदाहरण दे रहा हूँ, या संचित निधि से धन निकालने संबंधित कोई विधेयक है, सपोज कर लो, हम कहते हैं कोई टैक्स जो है वो, मान लीजिए किसी कोई आयकर है, किसी आयकर की हम दरें बढ़ाना चाहते हैं, तो किसी कर को जो है बढ़ाने से संबंधित जो है कोई विधेयक है। तो ये सारे प्रावधान किसमें थे? अनुच्छेद 110 के खंड 1 से लेकर के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से चा तक वर्णित थे। तो का से चा तक में जो विषय दिए गए हैं, उन विषयों से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो वित्तीय विधेयक कहलाएगा। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कर को घटाने या किसी कर को समाप्त करने संबंधित कोई विधेयक है तो उसे वित्तीय विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक, और वित्तीय विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति से पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे, और वित्तीय विधेयक को पास करने की भी वही प्रक्रिया होगी जो अन्य विधेयकों को पास करने की होगी, यानी पहले वो लोकसभा में जाएंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के द्वारा पारित होने के बाद ही वो विधेयक फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा। ठीक, वित्तीय विधेयक होगा ये। और अब आते हैं अनुच्छेद 120 पर। अनुच्छेद 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अभी यहाँ के लिए इतना ही बताएंगे कि अनुच्छेद कहता है कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होगा। बाकी चीज़ें अभी जब भाषा वाला आएगा तब इसके अपवाद बताए जाएंगे कि यहाँ लिख तो गया है लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए कि यह अनुच्छेद कहता है कि संसद का कामकाज हिंदी में या अंग्रेजी में होगा। तो अगर आ जाए अनुच्छेद 120 में क्या है तो आप कहेंगे अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है, और इसमें ये प्रावधान है कि संसद का कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ये हो गया अनुच्छेद 120। अब आते हैं अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में एक तरीके से इसमें न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संसद के दुष्प्रभाव से बचाने का प्रयास किया गया है, और इसलिए व्यवस्था कर दी गई है कि सिवाय तब के कि जबकि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का संकल्प संसद में विचाराधीन हो, तब तो न्यायाधीश के कार्यों न्यायपालिका या न्यायाधीश के कार्यों पर चर्चा संसद में होगी। इसके अलावा न्यायपालिका के कार्यों की चर्चा संसद में नहीं होगी। यानी एक तरीके से न्यायपालिका को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संसद की पकड़ से दूर रखा गया है, संसद के हस्तक्षेप से, विधायिका के हस्तक्षेप से दूर रखा गया है।
और एक तरीके से जो विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत है उसका पालन किया गया है कि अगर संसद में किसी न्यायाधीश को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब तो उसके कार्यों की चर्चा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक तरीके से 121 में न्यायपालिका को संरक्षित किया गया विधायिका से, तो 122 में विधायिका को संरक्षित किया गया है न्यायपालिका से। और 122 में कह दिया गया है कि संसद की जो कार्यवाहियाँ हैं उन कार्यवाहियों की विधिमान्यता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी एक तरीके से संसद को जो है वो न्यायपालिका के पकड़ से, न्यायपालिका के प्रभाव से बचाया गया है, उसकी पकड़ से दूर रखा गया है। और ये ठीक भी है, दोनों स्वतंत्र होकर काम करें अपना अपना। अब है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले ऑर्डिनेंस की बात करता है। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और अध्यादेश की भी वही वैल्यू होती है, वही प्रभाव होता है जो संसद के द्वारा पारित किए गए कानून का होता है, अधिनियम का होता है। और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जब दोनों सदन सत्र में हों, यानी जब दोनों सदन सत्र में हों तब जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि तब कानून बनाने का काम संसद स्वयं कर सकती है, अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा गया कि उस समय को छोड़कर जब दोनों सत्र में हों यानी सत्र चल रहे हों, उस समय को छोड़कर अगर राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, ऐसी स्थिति विद्यमान है कि अध्यादेश जारी करना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और उस ऑर्डिनेंस की वही वैल्यू होती है जो संसद द्वारा पारित किए गए कानून की होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति किसी भी समय अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है, और अगर राष्ट्रपति वापस नहीं ले सकता है तो ये मैक्सिमम 6 माह तक लागू रहता है। लेकिन अगर इसी बीच संसद का सत्र चालू हो जाए, संसद के दोनों सदन सत्र में आ जाएं, तो फिर प्रथम बैठक से लेकर के और 6 सप्ताह के अंदर उस ऑर्डिनेंस को कानून में बदलना पड़ेगा संसद को, अन्यथा ये जो है वो ये समाप्त हो जाएगा। अब ज़रा कल्पना करिए कि कोई अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिन तक लागू रह सकता है। तो आपको पता है कि पहले कहा गया है कि अधिकतम 6 महीने तक इसका रहेगा, अगर संसद तब तक इसको पास ना कर दे। अब मान लो कोई अध्यादेश आज जारी हुआ तो कितने दिन तक रह सकता था? पहली शर्त क्या है? मैक्सिमम 6 महीने तक। और ज़रा फर्ज करिए कि 6वें महीना का जो आखिरी दिन था, 6वें महीने का जो आखिरी दिन था, उसी दिन संसद का सत्र चालू हो गया। तो क्या कहा गया है कि संसद का जो सत्र चालू होगा उसके 6 सप्ताह के अंदर संसद को पास करना पड़ेगा, अन्यथा फिर ये प्रभाव में नहीं रहेगा। तो मान लीजिए अभी तक आज जारी किया गया तो 6 महीने तक तो अपने सामान्य जीवन काल रह सकता था उसका, 6 महीने तक मान लो रहा, और 6 महीने के आखिरी दिन सत्र चालू हो गया तो अब 6 सप्ताह तक वो जीवन काल उसका और बढ़ सकता है, जब तक संसद इसको पारित या समाप्त ना कर दे। तो इस तरीके से कोई अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिनों तक जीवन काल उसका हो सकता है, कितने दिनों तक लागू रह सकता है? तो 6 माह और प्लस 6 सप्ताह। बहुत पूछा गया क्वेश्चन ये कि एक अध्यादेश का मैक्सिमम जीवन काल कितना हो सकता है? तो 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है। तो इस तरीके से ये अनुच्छेद 123 हो गया, जब राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और इस तरीके से जो संघीय विधायिका और कार्यपालिका था वो समाप्त होता है। अब हम बताएंगे अगले अनुच्छेद 124 के बारे में, जो न्यायपालिका से संबंधित होगा। नमस्कार। कल संडे को हम जो है 8 बजे से आपको लाइव पढ़ाएंगे और न्यायपालिका के बारे में पढ़ाएंगे।